नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको जरूर बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे और जिस प्रकार से कल 17 दिसंबर को राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर सभी अपने अपने तरीके से विशेषज्ञ जो है वो गणना कर रहे हैं इस कार्यकाल की। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की आज दैनिक भास्कर में भी हनुमानगढ़ जिले के 500 विधायकों का एक रिपोर्ट कार्ड छापा था। तो दोस्तों, हम भी विधानसभा की इस विस्तार से बात करने वाले हैं, विधायकों की भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों, क्या विकास कार्य रहा हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया के, इसकी भी बात करेंगे और आसपास खबरों की भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नगर पालिका क्षेत्र की खबरों से। तो नगर पालिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या बादरा में वर्तमान में जो देखी जा रही है वो दोस्तों सीवरेज चैम्बरों से ओवरफ्लो होकर निकलता गंदा पानी बना हुआ है। तो अभी तक मात्र 4 से 5 वार्डों में ही सीवरेज के कनेक्शन किए गए हैं और इस प्रकार की समस्याएं होना आने वाले भविष्य के लिए क्या संकेत हो रहा है। दोस्तों, ये क्या आने वाले समय में और ज़्यादा स्थितियां विकट होगी, विकराल होगी। कस्बा वासियों को इसके लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कैसे इस समस्या का समाधान होगा? क्या ये पाइपलाइनें जो बिछाई गई है सीवरेज के लिए, वो पाइपलाइनें छोटी है, जो 8 इंच का पाइप लिया गया है, क्या वो अपर्याप्त है? दोस्तों, एडवोकेट अधिवक्ताओं द्वारा भी एक बैठक कर बहुत पहले एक ज्ञापन दिया गया था उपखंड कार्यालय को। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी का उल्लेख किया था कि ये जो 8 इंची पाइप है इसको कम से कम 12 इंची किया जाए, ताकि कस्बे में जो ये गंदा पानी सीवरेज के द्वारा निकलना है, गंदगी निकलनी है, वो कम से कम ठीक हिसाब से निकली जा सके। तो दोस्तों, क्या 8 इंची का पाइप छोटा है और मैक्सिमम इसके लिए क्या होना चाहिए? और जो ओवरफ्लो की स्थितियां आ रही है, क्या वो इसी पाइप के आकार, चौड़ाई में जो छोटा है इसकी वजह से आ रही है? अगर इसकी वजह से अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण भविष्य में आने वाले समय के लिए बन सकता है, क्योंकि बार बार इन लाइनों को चेंज कैसे किया जाएगा? क्या सभी घरों में एक बार सीवरेज चालू होने के बाद में दोबारा उसको रोका जा सकता है? क्योंकि कुइयां जो है वो बंद की जा रही है, नालियों के कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, नालियों को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में आप किस प्रकार से इसकी आगे अगर पाइपलाइनें बदलनी पड़े तो इसका समाधान करेंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है चालू लाइन में सुधार करना। और वर्तमान में अभी पूरी सीवरेज जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन अब अगर सुधार करे, कस्बा वासियों द्वारा व्यापक आंदोलन चलाकर इसकी डिमांड की जाए, विधायक द्वारा भी दोस्तों इसकी अगर मांग उठाई जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए और पार्षदों को भी इसके लिए प्रयास करने होंगे। नगरपालिका की अब आगामी बैठक जो होगी उसमें इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। लंबा समय व्यतीत हो चुका है, अभी तक पार्षदों की नगर पालिका में कोई साधारण सभा की या विशेष बैठक नहीं हो पाई है। ये चिंतनीय है। और हर गली मोहल्ले में ओवरफ्लो की शिकायतें सीवरेज को लेकर आ रही है और सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में बार बार और रह रहकर यही आ रही है। तो दोस्तों, इस पर हमारी नज़रें लगातार टिकी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अन्य आसपास खबरों की चर्चा करें तो फ्रांस और मोरक्को के बीच में फुटबॉल का फाइनल मैच दोस्तों माफ़ कीजिएगा, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में होने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस और मोरक्को का जो मैच था सेमीफाइनल, वो मोरक्को हार चुका है। और जो मोरक्को देश के रहने वाले यूरोप में एक प्रकार से फ्रांस में लोग हैं, उनके द्वारा अपने देश की हार को बर्दाश्त नहीं किया गया और यूरोप में अर्थात फ्रांस में दोस्तों बड़ी संख्या में इसको लेकर दंगे भी हुए, जिसको लेकर चिंता व्यक्त की गई पूरे विश्व में। और फाइनल मैच में अब फ्रांस और अर्जेंटीना आपस में भिड़ने वाले हैं। कौन जीतता
है, ये देखने वाली बात है। लेकिन 18 दिसंबर को ये मैच खेला जाएगा। 17 दिसंबर को नंबर 3 के लिए मोरक्को और क्रोएशिया की जंग होगी। तो इसमें क्या रहता है, और लगातार 29 दिन तक चलने वाला ये जो फुटबॉल का आयोजन था वो समाप्ति की ओर अग्रसर है। और इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 25 दिसंबर को बादरा के जाट समाज संस्थान का जो कार्यकारिणी का है वो नवीनीकरण होना है, एक प्रकार से गठन होना है। तो इसको लेकर जाट समाज संस्थान जो है वो तैयारियों में मशगूल है। उधर मुंसरी की गौशाला में दिव्य गोकथा का पाठ लगातार जारी है। और इसके आगे दोस्तों उपखंड कार्यालय पर अगर आपको बताएं तो लगातार धरना प्रदर्शन 45 दिनों से जारी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आने वाली 20 दिसंबर को बादरा में व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, किसानों के द्वारा, और घेराव किया जाएगा। और पूरी की पूरी 200 विधानसभाओं में इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के निर्देश थे कि ये जन आक्रोश समाप्त होने के पश्चात एक सभा की जाए, एक आक्रोश सभा का आयोजन किया जाए। तो ये आक्रोश सभा किस प्रकार का आक्रोश इस सभा में दिखाई देगा, इसके लिए पार्टी ने भाजपा की बात करें तो 5,000 कहीं 7,000 कहीं 10,000 इसके लिए जो है भीड़ का भी पैमाना दिया गया है। और बादरा में भी 5,000 की भीड़ का पैमाना दिया गया है। क्या बादरा में 5,000 लोग संजीव बेनीवाल की सभा में आएंगे? दोस्तों देखने वाली बात है। और इस सभा को कितना सफल बनाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें लगातार टिकी रहेगी। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर तो बादरा में आने वाले दिनों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं की बाढ़ आने वाली है। और लगातार 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को और कई तारीखों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए जो है तैयारियां की जा रही है। 1 जनवरी को घोटड़ा पट्टा में भी इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। अनेकों ऐसे आधा दर्जन से अधिक गांव की सूचना हमारे पास है जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं, लगभग 21,000 का नगद इनाम और 11,000 का द्वितीय इनाम, कहीं 21,000 का नगद, 15,000 का द्वितीय इनाम, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। ये एक अच्छी बात है। और ये समय है दोस्तों, कहीं फुटबॉल के टूर्नामेंट, कहीं कबड्डी के टूर्नामेंट और कहीं अन्य चीज़ों के टूर्नामेंट का ये समय है। और इसके अलावा बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्रथम टेस्ट मैच जारी है उसका लगातार भारत का शिकंजा इस टेस्ट पर कसा जा रहा है। भारत ने पहले खेलते हुए 404 रन का विशाल स्कोर बनाया है और उसके बाद में फॉलो ऑन नहीं खिलाया बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश की टीम को 200 से पहले ही ऑल आउट भी कर लिया और उसके बाद में लगातार दूसरी बार बांग्लादेश को खिलाया जा रहा है। और लगभग 500 से अधिक की लीड बांग्लादेश को दी जा रही है। और बांग्लादेश की टीम ने आज भी खेलते हुए बगैर नुकसान के 45-50 रन बना लिए थे। देखते हैं इस श्रृंखला में आगे क्या होने वाला है। और एक खबर केरला से निकल कर आई, विधायक बलवान पूनिया के 4 दिन के वहाँ प्रवास पर जाना हुआ। और दोस्तों सम्मेलन था अखिल भारतीय किसान कमेटी का और किसानों की दुर्दशाओं के ऊपर, किसानों की व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा इस सम्मेलन में की गई। और यहाँ से एक अच्छी खबर आई, बादरा विधायक बलवान पूनिया को अखिल भारतीय किसान कमेटी का राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बादरा क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। हम भी विधायक बलवान पूनिया को इसके लिए साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों चनान की बेटी पुष्पा पुत्री रमेश वर्मा ने कुश्ती जो 33 किलो भार की थी उसमें ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल में अपना सिलेक्शन करवाया। दोस्तों बहुत शानदार उपलब्धि ये बादरा तहसील के लिए और चनान गांव की इस बेटी को साफ संदेश भारत के माध्यम से हम भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एक बलवान पूनिया की फेसबुक बाल से डाली गई पोस्ट से शुरुआत करेंगे। और ये पोस्ट थी 5 सड़कों का फिर से नवीनीकरण होने जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक मंत्री को भी धन्यवाद दिया। तो ये कौन कौन सी 5 सड़कें हैं और बलवान पूनिया का विकास कार्य क्या है, क्या उनका
रिपोर्ट कार्ड है। और कल आज के भास्कर अखबार में जो एक खबर छपी 500 विधायकों की, उसके क्या मायने हैं दोस्तों, हम इसको लेकर बात करेंगे। उज्जवलवाद से मुंसरी की जो सड़क है उसको लेकर भी, ये सड़क भी नवीनीकरण होगा इसका। जानसल बादरा जानसल से जो बिरान की सड़क है उसका भी नवीनीकरण होने जा रहा है। और बादरा सावा रोड से कुंजी कड़ाऊ के लिए निकलने वाली रोड का भी नवीनीकरण होगा। और बादरा जानसल से गड्डी छानी की तरफ हरियाणा बॉर्डर तक बनने वाली इस सड़क का भी नवीनीकरण होगा। न्यांगल से जो मलखेड़ा की तरफ जाने वाली सड़क है इसका भी नवीनीकरण और चौड़ाईकरण होगा। ये 5 सड़क है जिनका नवीनीकरण होने जा रहा है। तो कब इनका नवीनीकरण होगा और क्यों बादरा से राजगढ़ सड़क का नंबर नहीं आ पा रहा है? बजट 2 साल पहले छोड़ दिया गया था, अभी तक विधायक भी इसको लेकर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्यों डुंगराना से कलाना की सड़क हो, कब बनेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग बार बार इसको लेकर सवाल उठाते हैं। कलाना से किराड़ा की सड़क का सवाल हो, टूटी फूटी सड़क है। बोजला से मैलिया की सड़क का सवाल हो, या डुंगराना से गेहूं मार्ग की जो सड़क है उसका सवाल हो, डोबी से बांगवा की सड़क हो, उत्तरादाबाद से मोटसरा हो, मुंसरी अड्डा से सरदारगढ़िया की सड़क हो। बेशक इनमें से कई सड़कों की घोषणा विधायक द्वारा की गई है, लेकिन अभी भी दर्जनों की संख्या में बादरा में सड़कें टूटी फूटी जो है खस्ता हाल सड़कें हैं। क्या उनका 1 साल में संभव है सभी सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण, या फिर उनको लेकर जो कारी कुटके लगाकर इनको जैसे तैसे इनको ठीक किया जाता है, क्या वो काम भी इनका रिसोलिंग का किया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बलवान पुनिया के विकास का कार्य हम देखेंगे दोस्तों। कुल मिला के जो 5 विधायकों की आज चर्चा रही क्षेत्र में, क्योंकि एक बड़े अखबार में इस प्रकार की खबर आना दोस्तों चर्चा का विषय भी रहता है। इसमें बलवान पुनिया की जो अनुशंसा पर कार्य स्वीकृत करवाए गए थे वो उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन इसमें बाजी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी, संगरिया के गुरदीप सापनी ने भी बाजी मारी है। और उन्होंने सर्वाधिक उन्होंने 1425.77 अर्थात 1425 करोड़ और 77 लाख के विकास कार्य जो है उनकी अनुशंसा की है। इतने विकास कार्यों की अनुशंसा करने वाले एकमात्र सबसे बड़े विधायक वो है जिले के। और नंबर 2 पर बलवान पूनिया का नाम आता है, जिन्होंने 1402.95 लाख की अनुशंसा की है, जिनमें से 252 स्वीकृत कार्य करवाए हैं। सबसे ज़्यादा स्वीकृत करवाए हैं 252। ये संख्या बलवान पूनिया की सबसे अधिक है। इसके अलावा 2 नंबर पर बात करें तो गुरदीप सापनी है, 194 कार्य स्वीकृत करवाए हैं। और 3 नंबर पर अनुशंसा सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र मोची पीलीबंगा की। तो बीजेपी के विधायक भी इनमें कहीं कम नहीं है। नंबर 3 की बात करें तो अमित चाण नोहर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 161 कार्य स्वीकृत करवाए हैं 1201.72 लाख की अनुशंसा के बाद में। अब ये भी हम आपको बताएंगे कितने करोड़ के काम अब तक करवाए गए हैं। सबसे कम 500 विधायकों में जो चौधरी विनोद कुमार है हनुमानगढ़ के दोस्तों, 882.81 लाख की स्वीकृति उन्होंने सबसे कम करवाई है। 101 काम स्वीकृत उन्होंने करवाए हैं। और सबसे कम 4,72,81,000 के ही कार्य करवा पाए हैं अभी तक, सबसे कम। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों, नंबर 3 पर हम अगर बात करें तो धर्मेंद्र मोची की। धर्मेंद्र मोची ने 4,70,95,000 रुपए के कार्य करवाए हैं इतने। और अमित चचाण की बात करें तो 5,44,60,000 रुपए के काम अब तक अमित चचाण ने करवाए हैं, कांग्रेसी विधायक है नोहर के। और इसके बाद में नंबर आता है 6,36,00,000 रुपए और 67,000 रुपए के काम
करवा चुके हैं संगरिया के विधायक गुरदीप सापनी। और नंबर 1 पर इस मामले में विधायक बलवान पूनिया है, जो कि 6,52,78,000 रुपये के काम अब तक कुल स्वीकृत कामों में करवा चुके हैं। तो अब तक 252 जो स्वीकृत करवाए हैं कार्य स्वीकृत करवाए हैं, उनमें से दोस्तों 91 अभी करवा चुके हैं पूर्ण। सबसे ज़्यादा 91 काम पूर्ण करवा चुके हैं बलवान पूनिया। तो ये बहुत ज़्यादा है 252 में, एक प्रकार से 91 काम करवाने में। ये संख्या बेशक ज़्यादा है दोस्तों। हम जल्दी से आपको बताएं तो नौर में 62 काम स्वीकृत करवाए हैं, अब तक करवाए हैं 161 से, और संगरिया में 194 से 72 काम, पीलीबंगा में 185 से 77 काम अब तक हुए हैं, और हनुमानगढ़ में 101 से 60 काम। अगर परसेंटेज इनकी देखें तो विनोद चौधरी सबसे अधिक काम कराने में सक्षम रहे हैं। 60% से अधिक काम जितना स्वीकृत करवाया था उससे वो कर चुके हैं विनोद चौधरी। दोस्तों कई एंगल से इस आप आंकड़ों को इनको देखेंगे तो विनोद चौधरी इसमें काम करवाने में जो परसेंटेज है वो 60% है, लेकिन वैसे वो फीसदी है मात्र 101 काम स्वीकृत करवाए हैं, और ज़िले में नंबर 5 का उनका नंबर आता है, मात्र 882 के ही काम स्वीकृत करवाए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो बलवान पूनिया का दोस्तों सबसे नीचे ग्राफ है इसमें, क्योंकि उनकी परसेंटेज देखें 252 स्वीकृत कार्यों में मात्र 91 करवाए, अर्थात 40% के समथिंग इनकी ग्रोथ रेट आती है जितने स्वीकृत करवाए हैं उन कामों की। लेकिन सबसे ज़्यादा काम स्वीकृत करवाए ये कब होंगे? 4 वर्ष का समय बीत चुका है। तो रिपोर्ट कार्ड को देखने वाले अपने अपने नज़रिए से इस रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे, लेकिन बलवान पूनिया सवाल जवाब करने में भी विधानसभा में अब तक बढ़िया स्थिति में चल रहे हैं। और इसके बाद में जब 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हम उनका एक साथ आपको बताएंगे, जो सारे 70 पूरे हो जाएंगे, तो कंपैरिजन करेंगे इनका 2013 के विधानसभा कार्यकाल, संजीव बेनीवाल के कार्यकाल से इनका टोटल सड़कों का और अनेक क्षेत्रों का विभिन्न योजनाओं में कितना खर्चा विकास कार्यों पर बलवान पूनिया कर चुके हैं, इसका एक परस्पर हम इनकी एक कंपैरिजन करेंगे, कौन विधायक कितना काम करवा चुका है। तो विधायक बलवान पूनिया शानदार विकास कार्यों में बहुत आगे अब तक चल रहे हैं। और हम बात करें सड़कों की, तो सड़कें अभी भी शेष है, लेकिन सड़कें धड़ाधड़ बनाई जा रही है। कोई भी विधायक हो दोस्तों, 1 साल का समय उसका वैसे ही चला जाता है, काम नहीं होते हैं, काम का खाका तैयार करना पड़ता है, रोड मैप तैयार करना पड़ता है, कौन कौन से मंथ से किस प्रकार से कार्य करवाने हैं, सड़कों के कितने हैं, सिंचाई के कितने हैं और अन्य कितने हैं। उसके बाद में 2 साल जब होने को आते हैं तो काम की रफ्तार तेज़ पकड़ती है, और 4 साल तक लगातार वो काम की स्पीड रहती है। काम की स्पीड सबसे ज़्यादा 5वें वर्ष में होती है, क्योंकि दोबारा चुनाव नज़दीक आते हैं, और चुनाव के बोझ के चलते काम की जो स्पीड होती है वो तेज़ बढ़ती है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में उस काम में जो गति है वो एकदम रुक जाती है। तो 4 साल का पूरा कार्यकाल हो चुका है, और 6-7 महीने में बलवान पूनिया कितनी तेज़ गति से कार्य करवा सकते हैं ये देखने वाली बात है। उसके बाद में पूरा रोड मैप पर कितना काम विधानसभा में अब तक करवा चुके हैं, इसकी सारी एक साथ हम समीक्षा करने वाले हैं। तो कुल मिला के शानदार विकास कार्य इनका अब तक का माना जा सकता है। और हम बात करें दोस्तों, जो विधायकों का कोटा है, बेशक 2007-8 में 80 लाख की सालाना था, और 2010-11 में उसको बढ़ाकर जो है 1 करोड़ किया गया था, और 2012-13 में 2 करोड़, जबकि 2016-17 में इसको बढ़ाकर 2.25 करोड़, और अशोक गहलोत द्वारा 2021-22 में इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया।
तो ये एक अच्छी खबर विधायकों के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं अपने क्षेत्र में, और इसका असर भी देखा जा रहा है। सभी विधानसभाओं में विधायक जो है वो जमकर कार्य करवा रहे हैं और उनका कार्य दिखाई भी दे रहा है। पहले की बनिस्पत ये कार्य दिखाई भी दे रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है सभी विधायकों के लिए। अब मैं दोस्तों बात करूं अन्य खबरों की भी, ये भी रिपोर्ट कार्ड हम जारी रखेंगे। राजस्थान का भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले बीच में एक खबर लेते हैं दोस्तों। जो विद्युतीकरण रेलवे का अब तक हुआ है, जो 2017 से लगातार जारी था, अब वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और इसका जो उद्घाटन है वो रेल मंत्री द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसी सूचना हमें भादरा के एडवोकेट संजय शर्मा, जो कि हनुमानगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा दी गई। और इसके अलावा बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज की, तो जो मेडिकल कॉलेज सरकार द्वारा दिया गया था, उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है और उसके उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। उस तैयारियों में मैं आपको बताऊं तो सांसद राहुल कसवा के साथ एडवोकेट संजय शर्मा भी निमंत्रण देने के लिए नेताओं को घूमते हुए उनके पास प्रवास करते हुए फिर रहे हैं। और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री इसी कड़ी में दोस्तों मनसुख मांडवीय के पास भी निमंत्रण देने के लिए पहुंचे और उनको हनुमानगढ़ में इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया। तो जल्द ही जो विद्युतीकरण हुआ है रेलवे का, उसको लेकर भी अब एक कार्यक्रम जो है उद्घाटन का हमारे सामने जल्द ही आ सकता है। और इसको लेकर हम बात करें दोस्तों, जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वो भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है। 3500 किलोमीटर ये यात्रा पूरे देश में चलने वाली है और 12 राज्यों में ये यात्रा चलेगी। राजस्थान ये 8वां राज्य है, हरियाणा में कुछ दिन बाद में प्रवेश करने वाली है 9वां राज्य होगा। और 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में 100 दिन पूरे कर चुके हैं राहुल गांधी। अब 2 दिन उनका बेशक रेस्ट है, लेकिन इस यात्रा से क्या हासिल उपलब्धि करने जा रही है कांग्रेस? बेशक हिमाचल प्रदेश जीतकर एक बहुत बड़ी यात्रा के दौरान उपलब्धि शामिल हो चुकी है, क्योंकि इसके सारे विधायक भी अब यात्रा में दौड़ने लगे हैं। इसके मुख्यमंत्री भी अब यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो कितना फायदा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को और राहुल गांधी को होता है, इसको लेकर देखने वाली बात है। और इसके अलावा दोस्तों हम विस्तार से अब जल्दी से आपको मैं बताऊं, राजस्थान की हम समीक्षा कर रहे थे, तो समीक्षा में अब तक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में भाजपा के कार्य विधायकों के अच्छे नहीं होती है और उनकी कदर नहीं होती है, और बीजेपी के राज में कांग्रेस के कार्य की कदर नहीं होती है। इसका जीता जागता नमूना अगर वर्तमान में इन 5 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की जो भास्कर में रिपोर्ट छपी है उससे भी देखें, तो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा अनुशंसा करने वाले कार्यों की जो है वो सापिनी भाजपा के संगरिया के विधायक हैं। और इससे पहले की बात करें तो दोस्तों अभिषेक कमटोरिया हमारे 2018 के सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हैं। 2018 के तो सर्वश्रेष्ठ विधायकों का ये किस प्रकार से इनके पैमाने होते हैं, जल्दी से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इनके पैमाने में इनका अनुभव भी लिया जाता है और सदन में एक प्रकार से कार्यों की जानकारी और किस प्रकार से मुद्दे जन से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, ये भी इसमें देखा जाता है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है और विधायकों की छवि भी इसमें एक बहुत बड़ा पैमाना होती है। 2003 और 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के इस सम्मान की कड़ी को प्रारंभ किया गया था और 2003-04 में सबसे पहले शांतिलाल चपलोत को इसको लेकर पुरस्कार प्रदान किया गया था सर्वश्रेष्ठ विधायक का। उसके बाद में 2007 को भरत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में 2009 को इसकी विधिवत से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि पहले जो 1 या 2 साल छूट जाया करते थे, 9 के बाद में कोई भी साल छूट नहीं पा रहा है। तो 2009 में राजेंद्र राठौड़ भाजपा के सर्वश्रेष्ठ विधायक बने थे। 2010 में गुलाब चंद कटारिया भी इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक थे और 2011 में अमरा राव सर्वश्रेष्ठ विधायक थे। 2012 में सूर्यकांत व्यास सर्वश्रेष्ठ विधायक बने थे।
2013 में राव राजेंद्र सिंह सर्वश्रेष्ठ विधायक थे। 2014 में माणिक चंद सुराणा सर्वश्रेष्ठ विधायक थे। 2015 में जोगा राम पटेल श्रेष्ठ विधायक थे। 2016 में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की है, वो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। अर्थात भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस के विधायक सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। इसके अलावा 2017 में ब्रजेश सिंह ओड़ा सर्वश्रेष्ठ विधायक थे। 2018 में अभिषेक मटोरिया सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र नोहर के चुने गए थे। और 2019 में ज्ञानचंद पारख, 2020 में संयम लोढ़ा और 2021 में बाबूलाल खरांडी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। तो भाजपा विधायकों द्वारा दोस्तों इनके सवाल उठाने की जो संख्या है, और हमने पैमाना आपको बताया था, कार्य अनुभव, सवाल उठाने के जन संबंधी मुद्दों की उनकी छवि, और ये पैमाने इनमें अक्सर होते हैं। तो कुल मिला के ये विधायक सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। क्या हमारे बादरा के विधायक बलवान पूनिया इसमें कहीं अपना स्थान बना सकते हैं? इसके ऊपर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी दोस्तों। हम आंकलन करते रहेंगे विधायकों का, परस्पर उनके कार्यों का विश्लेषण भी विस्तार से करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पिछले दिनों आपने सुना होगा कृष्णा पूनिया को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया था। वो कोई किसी प्रकार से सरकार की तरफ से आधिकारिक अवार्ड नहीं था, वो राष्ट्रीय छात्र संसद संस्था है उनकी तरफ से वो अवार्ड दिया गया था। बल्कि कृष्णा पूनिया का जो रिपोर्ट कार्ड विधानसभा में देखा जाए तो कोई विशेष सवाल नहीं उठाने का, और सबसे निम्न स्तर का चूरू जिले का उनका कार्यकाल माना जाता है सवाल उठाने के मामले में। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। बलवान पूनिया अच्छे खासे सवाल विधानसभा में पूछते हैं। लेकिन बात करें 2013 के विधानसभा की, तो 5 साल में दोस्तों 462 सवाल संजीव बेनीवाल ने उठाए थे, जो कि जिले में श्रेष्ठ थे, सबसे टॉप थे। नंबर 2 पर अभिषेक मटोरिया थे। तो अभी तक संजीव बेनीवाल के जो सवाल उठाने की रफ्तार थी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर, उसके नज़दीक बलवान पूनिया नहीं पहुँचे। लेकिन हमारी नज़रें हैं किस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है ये विधायक अपने क्षेत्र से देते हैं। और चूरू जिला, हनुमानगढ़ जिले के तमाम इन विधायकों की हम विस्तार से दोस्तों बारी बारी से समीक्षा करते रहेंगे। और आज 16 दिसंबर के दिन क्या खास विशेष दिवस है? आज विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत भर में, क्योंकि 1971 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में बांग्लादेश अलग एक देश बना था। भारत ने लड़ाई के साथ इसको तोड़ दिया था पाकिस्तान से, और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के भारतीय सेना के आगे। तो बांग्लादेश से आज़ाद हुआ था, उनको भी ये उनके द्वारा भी विजय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 13 दिन तक चला था दोस्तों ये युद्ध, और 13 दिन में 3,900 करीब हमारे सैनिक शहीद हुए थे। और कुल सैनिक जो इस युद्ध में हमारे भारत के घायल हुए थे 9,851 की उनकी कुल संख्या है। और आज हम बात करें मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की, तो दोस्तों आज नोहर मंडी में चना 4850, नरमा के भाव 8565, मेथी के भाव 5200 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार के भाव 5685, मोठ 6100, गेहूं के भाव 2600 रुपये, मूंग 7100 रुपये प्रति कुंटल, तारामीरा 5000, जौ के भाव 3250। आज जौ के भाव में 3000 से भी अधिक की तेजी रही है। देखते हैं आज 3250 का आंकड़ा छुआ है जौ के भाव ने। और बाजरी 2126, मूंगफली 6350, अरंडी के भाव 7100 रुपये प्रति कुंटल, कपास के भाव 9440 रुपये प्रति कुंटल। अब विभिन्न कस्बों में नरमा कपास के भाव देखते हैं। सरसा में नरमा के भाव 8368, जबकि कपास 9650 रुपये कुंटल रही। और एलनाबाद मंडी में नरमा 8420, कपास के भाव 9900 रुपये प्रति कुंटल। और शिवानी मंडी में 8500 रुपये नरमा और 10,000 रुपये का आंकड़ा छुआ कपास ने, जबकि बट्टू मंडी में 8350 रुपये कपास और 9680 रुपये
माफ कीजिएगा, कपास और नरमा रहा 8350 रुपये। फतेहाबाद मंडी में 8250 रुपये नरमा रहा, जबकि 9550 रुपये कपास बिकी है। और आबोर मंडी में 8400 रुपये प्रति कुंटल नरमा और 9665 रुपये कपास, जबकि आदमपुर मंडी में 8475 नरमा बिका है। बरवाड़ा में 8555 रुपये नरमा बिका है। हनुमानगढ़ मंडी में 8565, रावतसर मंडी में 8761 रुपये प्रति कुंटल नरमा बिका है। और आज मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर चल रही थी। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, 22 से 25 किलोमीटर की माफ कीजिएगा टेम्परेचर 22 से 25 तापमान जो है वो था। और बादल बिल्कुल नहीं थे, 0% से लेकर रात्रि तक भी आसमान एकदम साफ रहेगा। तो कुल मिला के कल 17 दिसंबर को 12 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 23 से 25 डिग्री मैक्सिमम। तो 25 डिग्री पर अभी भी तापमान टिका हुआ है दिन का। 18 से 21 देर शाम को और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, आसमान बिल्कुल साफ होगा। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।